हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जो थिंकर हम लोग कवर करने वाले हैं, वो हैं लीला दुबे। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये, और फेमिनिस्ट भी मानी जाती हैं। बहुत सारी इनकी थ्योरीज हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पेपर वन की जो हमारी इंपॉर्टेंट फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो हैं तुलिका मैम और प्रीति मैम। तो तुलिका मैम की क्लासेस 10 बजे और 12 बजे होती हैं। प्रीति मैम की क्लासेस 3 बजे और 7 बजे होती हैं। दोनों मैम की क्लासेस आपको जरूर से अटेंड करना चाहिए अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं यूजीसी नेट में। तो और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो शेयर जरूर से करिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो इंपॉर्टेंट बुक्स लीला दुबे की हैं, जो आपको याद रखनी चाहिए, सबसे पहली किताब है मैट्रिलिनी एंड इस्लाम रिलीजन। सोसाइटी इन लक्कादीव्स, इन्होंने ए आर कुट्टी के साथ मिलकर के इन्होंने ये किताब लिखी थी। और लक्काद्वीप किसको कहते थे हम लोग? श्रीलंका को, यानी श्रीलंका का भी अध्ययन लीला दुबे ने किया है। फिर इनकी किताब है सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप। नेक्स्ट इनकी किताब है जेंडर इंटरसेक्टिंग फील्ड। और फिर इन्होंने लिखा है विमेन एंड किनशिप, कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का इन्होंने इसमें दिया है। जेंडर के ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है, विमेन एंड किनशिप, नाम से ही आपको समझ में आ जाता है। ये सारी की सारी किताबें स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनकी किताबें जो हैं पूछ चुका है एनटीए, यूजीसी नेट और बहुत सारे एग्जाम्स में इनकी किताबें जो हैं पूछी जाती हैं। सबसे पहला जो इनका कॉन्सेप्ट है, जिस पर्सपेक्टिव पर इन्होंने वर्क किया है, वो है विमेन एंड किनशिप, महिला और रिश्तेदारी। ये कहते हैं कि महिला और रिश्तेदारी पर हमेशा एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान सबसे अग्रणी रह करके एंथ्रोपोलॉजी में वर्क किया गया है। ठीक, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू लीला दुबे, विमेन हैड ऑलवेज बीन रिलेटिवली मोर विजिबल इन द सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी देन एनी अदर सोशल साइंसेस। लीला दुबे कहती हैं कि इन्होंने अपने लिंग के अध्ययन में बताया कि रिश्तेदारी के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि समाज में लिंग को समझने के लिए उपयुक्त संदर्भ प्रदान करता है एंथ्रोपोलॉजी। याद रखिएगा, ठीक। इन दिस सेंस, ये कहती हैं, द अलायंस ऑफ जेंडर एंड किनशिप शी बिलीव्ड ले एट द कोर ऑफ द फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इस अर्थ में लिंग और रिश्तेदारी का जो सिद्धांत है वो नारीवादी मानव विज्ञान के केंद्र में होता है, यानी मूल मानती हैं ये। यानी ये कहती है विमेन स्टडीज के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है वो मानव विज्ञान है, यानी एंथ्रोपोलॉजी है। जेंडर और फैमिली पर इन्होंने वर्क किया है। जेंडर एंड फैमिली, जेंडर और फैमिली पर ये कहती हैं कि जो जेंडर का जो कंस्ट्रक्शन है, जेंडर का जो रोल है, वो कैसे बनता है। जेंडर मतलब आपका जेंडर क्या है, फैमिली आपकी कैसी है, और किनशिप, इन तीनों चीजों के इंटरसेक्शन से आपका जेंडर रोल तैयार होता है, ये कहती हैं। ठीक, लीला दुबे कहती हैं कि समाज में जो आपके लिंग यानी जेंडर जो भूमिका है, जेंडर रोल, लैंगिक जो आपकी भूमिका है, उसको तैयार करने में तीन चीजें जो है प्रभावित करती हैं कि आपका लिंग क्या है, आपका परिवार कैसा है, और आपके रिश्तेदार कैसे हैं। लीला दुबे ने इस पर शोध किया। भारतीय समाज में ये तीन चीजें जेंडर रोल को डिफाइन करती हैं, परिभाषित करती हैं। She explored that how gender role and expectation were shaped by cultural and social factors and how these in turn influenced family structure and family dynamics. तो इन्होंने पता लगाया इस शोध के दौरान, अपने भारतीय समाज के शोध के दौरान, कि सांस्कृतिक और सामाजिक कारक किस तरह से प्रभावित करती हैं हमारी लैंगिक भूमिकाओं को, और पारिवारिक संरचनाएं कैसे परिभाषित करती है हमारी गतिशीलता को समाज के अंदर। पारिवारिक संरचना को कैसे प्रभावित करता है हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक कारक, और हमारी पारिवारिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करता है हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। इस पर इन्होंने अध्ययन किया है। इन्होंने अध्ययन किया कि लैंगिक भूमिका का निर्माण कैसे
ये जो तीन चीजें हैं, जैसे आपका लिंग क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी फैमिली कौन सी है, और आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, यानी कि आप किस रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे हैं, इस पर ये कहते हैं भारत में लैंगिक भूमिकाएं तय होती हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, इनकी किताब का नाम है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, हिंदू गर्ल्स इन पैट्रिलिनियल इंडिया। तो ये कहती हैं कि सोशलाइजेशन के दौरान ही उन्हें सेकेंडरी रोल दिए जाते हैं। दुबे ट्रेसेस द मैकेनिज्म थ्रू विच गर्ल्स डेवलप जेंडर्ड आइडेंटिटी बाय एग्जामिनिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। ठीक। लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस ऑफ फैमिलीज, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस के दौरान ही जेंडर्ड आइडेंटिटी मिलती है भारत के अंदर लड़कियों को। इन्होंने अपने महत्वपूर्ण लेख ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, हिंदू गर्ल्स इन पैट्रिलिनियल इंडिया में उन तंत्रों का पता लगाया जिसके माध्यम से लड़कियां परिवारों के अनुष्ठान और समारोहों, भाषा और अभ्यास की जांच करके लिंग पहचान विकसित करती। जेंडर आइडेंटिटी कैसे बनती है? जेंडर आइडेंटिटी रिचुअल्स और सेरेमनीज और लैंग्वेज और प्रैक्टिसेस के जरिए जेंडर आइडेंटिटीज बनती है हिंदू सोसाइटी के अंदर। हर फोकस ऑन हिंदू गर्ल्स, शी एग्जामिन हर ओन सोशलाइजेशन एज वेल। जब उन्होंने हिंदू लड़कियों के समाजीकरण पर ध्यान दिया, तो जब वो हिंदू लड़कियों की लैंगिक भूमिकाओं, लैंगिक पहचान पर अध्ययन कर रही थी, तो उन्होंने स्वयं के समाजीकरण पर भी उतना ही ध्यान फोकस किया था कि उनका समाजीकरण कैसे हुआ है। ठीक। नेक्स्ट इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीड एंड अर्थ। बार बार ये सवाल आता है कि सीड एंड अर्थ में सीड का मतलब क्या है उनके लिए और अर्थ का क्या मतलब है, यानी बीज का क्या मतलब है और पृथ्वी का क्या मतलब है। शी बिगिंस विथ एम्फसाइजिंग जेंडर डिफरेंसेस। इन्होंने जेंडर डिफरेंस के टर्म में इसका इस्तेमाल किया है। जब ये लिंग भेद की व्याख्या करती हैं तो इन्होंने सीड और अर्थ के रूप में लिंग भेद की व्याख्या की है। शी एक्सप्लेन बाय यूजिंग सीड एंड अर्थ एनालॉजी। बीज और पृथ्वी सादृश्य किसने इस्तेमाल किया है? लीला दुबे ने इस्तेमाल किया है। ये इनके जो सीड और अर्थ में, सीड रिप्रेजेंट करता है पुरुषों को, मैन को, सीड रिप्रेजेंटिंग मैन इन द सोसाइटी एंड अर्थ रिप्रेजेंट विमेन इन द सोसाइटी। बीज पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है और पृथ्वी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, याद रख लीजिएगा। क्यों? जिस तरह से पृथ्वी के अंदर बीज चला जाता है और फिर उसके बाद एक पौधा अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी जो है, महिला बच्चे को जन्म देती है, महिला बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रक्रिया से ये पृथ्वी से महिला को जोड़कर देखती है। ठीक। So from her seed and earth analogy, she understood the gender division of labor and power relation within rural society. तो ये कहती हैं कि जब हम सीड और अर्थ सादृश्यता के सिद्धांत को समझते हैं, बीज और पृथ्वी के सिद्धांत को समझते हैं, तो उससे हमें मदद मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो महिलाएं हैं, जो जेंडर का डिवीजन है, महिला और पुरुष के बीच में जो भेद है, उसको जो अंतर है वो कैसे बनता है हमारे भारतीय समाज के अंदर, इससे ये समझने में मदद मिलती है। ठीक है। थ्रू डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड इडियोम्स यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, शी ब्रिंग्स आउट द मैनर इन विच गर्ल्स आर मेड अवेयर ऑफ देयर सेकेंडरी स्टेटस। ये कहते हैं कि इन्होंने विभिन्न भाषाओं, विभिन्न अभिव्यक्तियों, विभिन्न मुहावरे का अध्ययन किया है और इन्होंने बताया कि इनके माध्यम से लड़कियों को कैसे दोयम दर्जे की स्थिति के बारे में सिखाया जाता है, कैसे उनको सोशलाइजेशन के दौरान जो है दोयम दर्जा यानी दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है। सेकेंडरी स्टेटस, माध्यमिक परिस्थिति प्रदान की जाती है। ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज में, बहुत सारे क्षेत्रों में मुहावरे होते हैं लड़कियों को लेकर के। जैसे नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है कि लड़कियां पराया धन होती हैं।
पराया धन, ठीक। पर अदर्स प्रॉपर्टी, अब जब आप लड़की को अदर्स प्रॉपर्टी कह देते हो तो एक तो लीला दुबे कहती हैं कि आपने उसको ऑब्जेक्ट की तरह बना दिया, और दूसरा उन्हें आपने सेकेंडरी बना दिया, दोयम बना दिया आपने उसको। तो इन्होंने साउथ इंडिया तेलुगु के एक मुहावरे का अध्ययन किया है, उसमें यह रहता है लड़कियां उसके समान होती हैं जैसे कि आप किसी और के बागान में, बगीचे में पेड़ को लगा रहे हो और उसका पालन पोषण कर रहे हो। ब्रिंगिंग अप, ये कहते हैं तेलुगु में एक मुहावरा बहुत फेमस है जिसमें है कि ब्रिंगिंग अप डॉटर्स लाइक वाटरिंग अ प्लांट इन अनदर्स कोर्टयार्ड। ये इन्होंने कोट किया है, याद रखिएगा, ये मुहावरा बहुत प्रचलित है साउथ इंडिया के अंदर। इसका मतलब होता है कि आप, मतलब लड़की उसके समान है कि आप किसी और के बगीचे में पेड़ पौधे को फल फूल रहा है, यानी उसका फल पर अधिकार किसका होगा? दूसरे किसी व्यक्ति का होगा। ये कहती है इस तरह से करने से महिला को क्या हो जाता है? सेकेंडरी स्टेटस मिल जाता है और उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह समझा जाता है, जैसे किसी और को दे देना है एक दिन। उदाहरण के लिए उन्होंने तेलुगु अभिव्यक्ति में कहा है कि बेटी को पालना दूसरे के आंगन में पौधे को पानी देने जैसा है। यानी जब आप बेटी को अगर आप पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, उसको पढ़ाई कराते हैं, तो इसका मतलब दूसरे के आंगन में लगे पौधे को पानी दे रहे हो, ऐसा होता है। ये फेमस है कोट, कहां पर? साउथ इंडिया में। तो इन्होंने ऐसे बहुत सारे मुहावरों के जरिए इन्होंने बोला कि लड़कियों का सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये मुहावरे, और उनको सेकेंडरी स्टेटस प्रदान करते हैं, दोयम परिस्थिति का दर्जा प्रदान करते हैं, ठीक। उन्होंने कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के पहले उन्हें पूजा की वस्तु माना जाता है। जैसे आज नवरात्रि चल रही है, आपने देखा होगा कि उन लड़कियों की पूजा की जाती है, उन लड़कियों के पैर धोए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है, फिर उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है और उनको दान और दक्षिणा दी जाती है। यानी उन्हें पूजा की वस्तु माना जाता है जब तक कि वो मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं, बिफोर मैनरेस मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं अटेंड करती हैं, तब तक उनको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप माना जाता है। महिलाओं को ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप किसने कहा है? लीला दुबे ने कहा है। ये कहती हैं कि उनको नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा जाता है, नवमी के दौरान पूजा जाता है, अगर वो मासिक धर्म को नहीं अटेंड की हुई होती हैं तो। ये सारी चीजें ये कहती हैं कि उनको सेकेंडरी स्टेटस प्रदान करती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसको शेयर बहुत सारे बार कीजिएगा अगर आप नेक्स्ट थिंकर पे वीडियो चाहते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।